विज्ञान और तकनीक के पैमाने पर पूरी दुनिया ने पिछले कुछ दशकों में जो तरक्की की है, उसकी दास्तां भारत का जिक्र किए बिना सुनाई नहीं जा सकती। क्योंकि समूचे विश्व के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक उम्मीद है, भारत एक आशा है, भारत तो एक सोच है जिसने पूरी दुनिया को चुनौतियों में भी लड़कर अवसरों को तलाशने की एक उम्मीद दी है, आशा की एक नई मशाल दी है। नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया और आज हम बात करेंगे भारत के उन संस्थानों की जिनके योगदान ने साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया को एक रोशनी दी है। आइए आपको लेकर चलते हैं इसरो और डीआरडीओ की सफर पर। बौद्ध काल में जब दुनिया ज्ञान की चरम पर थी, उस वक्त भी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने और खगोल के सूत्रों को जानने के लिए लोग भारत का रुख करते थे। संपूर्ण विश्व को खगोल विज्ञान देने का श्रेय भारत को ही जाता है। दुनिया में जब जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, भारत का नाम बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। साइंस और टेक के क्षेत्र में भारत के संस्थान पूरी दुनिया में झंडा बरदार हैं और इन्हीं में से एक है अनंत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापता इसरो। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बनने के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 1962 में वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। बाद में इनकोस्पार की जगह 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दमदार शुरुआत थी। When we started the space program in 60s, Americans and Russians were already on the moon, and we were just trying to build the first of the rockets with the help of US, French, and the Russian support. Small sounding rockets. Now today, if you look back in history, then you see that from that small beginning, we have reached a level which is having capability to build our own rockets and launch it from our own soil, build it our own satellites, and have applications that will touch the life of every Indian today. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1975 से अब तक इसरो 129 भारतीय सैटेलाइट और करीब 36 देशों की 342 विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है, जिसमें 39 कमर्शियल और बाकी नैनो सैटेलाइट्स थीं। मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में भारत की 53 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनमें से 21 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, 8 नेविगेशन सैटेलाइट्स, 21 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और 3 साइंस सैटेलाइट्स हैं। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसने तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भारत के सपनों को उड़ान दी थी। इसरो ने 1980 में पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। 1981 में इसरो ने पहला स्वदेशी उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल लॉन्च किया, जिसने भारत के उपग्रह संचार युग की शुरुआत की। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत की खोज की। 2014 में अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना, जबकि अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार में पहुंचा। चीन, रूस भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। आज भारत में हमारी जिन सफलताओं ने करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा दी, उन्हें आत्मविश्वास दिया, उनमें हमारी स्पेस उपलब्धियों का विशेष योगदान है।
इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। इसरो की उड़ान यही नहीं रुकी। 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2019 में इसरो ने दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इसरो द्वारा अब तक अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करने वाले अभियानों की खास बात यह रही कि ये अभियान बहुत ही कम खर्च में पूरे किए गए। इसरो का मंगल मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन है, जिसकी कीमत 12 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ी थी, जो कि एक ऑटो के किराए के बराबर है। India's space program has done fantastic progress in many different parts of what I call space operations, space launching, space technology development, including now launching commercial satellites. So they have a very robust and very excellent program, I would say, from launch to landing. And this is certainly a splendid and spectacular achievement for a country in the past 75 years. इसरो अब चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 के साथ आसमान को छूने के लिए तैयार है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा, जबकि आदित्य L1 अभियान में सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती उपलब्धियों के बाद अब इसरो शुक्र और बृहस्पति ग्रह पर भी अपना यान भेजने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा इसरो आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, नेविगेशन, टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा उपग्रह, भारतीय सेना और कृषि के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। एक बैलगाड़ी पर लाए गए पहले सैटेलाइट से लेकर चंद्रयान 2 भेजने तक का इसरो ने एक लंबा सफर तय किया। अंतरिक्ष और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने एक के बाद एक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर दुनिया को अपना लोहा मनवाया। मौजूदा वक्त में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 423 अमेरिकी बिलियन डॉलर की है, जिसमें भारत का मौजूदा शेयर 2 से 3% है, जो 2030 तक 10% तक होने का अनुमान है। जहां पहले भारत अपने उपग्रह के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, तो वहीं अब दूसरे देश अपने उपग्रहों को पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए इसरो की मदद ले रहे हैं। इसरो आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी लॉन्चिंग पैड बन गया है। अंतरिक्ष विभाग की साल 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अभी तक 60 देशों और 5 बहुराष्ट्रीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी निसार अभियान भी शामिल है। रूस के साथ भारत गगनयान अभियान में सहयोग ले रहा है। इसरो और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज अंतरिक्ष शोध में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिलकर अंतरिक्ष से पृथ्वी के अवलोकन और मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ स्पेस अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा इसरो फ्रेंच गयाना में अपना ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA और इसरो चंद्रमा के अन्वेषण, सैटेलाइट नेविगेशन और पृथ्वी के अवलोकन पर काम कर रहे हैं। भारत और जापान मिलकर इंडो जापान लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन अभियान के पहले चरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसरो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे कई भारतीय अभियानों पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप पर इसरो ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। What we are looking at is not competition, we are looking at cooperation.
as far as ISRO is concerned, we are not threatened by any of these new actors coming in. I think there should be no doubt on that purpose. The purpose is that we need a huge economy which is operating in space sector. Please look at the an example I'll tell you. Suppose a space industry is developing tens of satellites in India. Who will launch them? It is the rockets which we have already developed will launch them. So it brings in business for the rocket people, and the rockets will be built in the private sector as well. So it again adds to the overall value chain. And if you are able to use the data from the satellites for remote sensing for the global community, you have a still higher business possibility. So all of these are for the good of our space sector. NASA's JPL laboratory, Jet Propulsion Laboratory, and ISRO are conducting a NISAR mission, which is a radar-looking or a synthetic aperture radar mission that's going to study Earth's surface, look at Earth's changes happening on the surface to help us understand how we can understand the processes of our planet, and also learn about how the changes on the surface of the Earth are going to be impacting not only India or US but entire global population. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शुरू से ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। भारत ने हमेशा ये माना है कि अंतरिक्ष का आयाम राष्ट्रीय विचारों से परे है, जिसे केवल अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत छोटे सैटेलाइट छोड़ने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है, जो अंतरिक्ष बाजार में दुनिया के देशों को किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ विकल्प मुहैया करा रहा है। अगस्त 1947 भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से खुद को मुक्त कराया और एक स्वतंत्र, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपनी विकास गाथा लिखी। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की पहली प्राथमिकता थी देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना। इसी सोच के साथ 1958 में रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO की नींव रखी गई। किसी भी देश के विकास और मजबूती की जब जब बात आती है तो सबसे पहले उस देश की सैन्य और विज्ञान शक्ति पर बल दिया जाता है। सैन्य और विज्ञान शक्ति का ये तालमेल देश को सुरक्षा के मुहाने पर पहले पायदान पर खड़ा करता है। भारत में DRDO इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। DRDO ने अपने इस आदर्श वाक्य को अपने काम से चरितार्थ किया है। DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सफलता के अनेक सोपान गढ़े हैं, विशेषकर सैन्य तकनीक के क्षेत्र में। DRDO ने 1960 में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इंडिगो के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 से 2007 के बीच IGM-DP ने कई मिसाइल विकसित की, जिसमें पृथ्वी, जो कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की मिसाइल, आकाश, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मिसाइल। देश को पिछले कुछ वर्षों में DRDO के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, DRDO ने भी अपने विजन और अप्रोच में परिवर्तन किया है, और इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। इसके लिए भी DRDO बधाई का पात्र है। पहले एडवर्सरीज द्वारा संभावित थ्रेट का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते थे, जबकि आज DRDO वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आने वाले खतरों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है जो न केवल फ्यूचरिस्टिक बल्कि दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल शामिल है। DRDO की विकास गाथा में
एक और अध्याय तब जुड़ा जब 27 मार्च 2019 को डीआरडीओ ने मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। साथ ही 2020 में आईएनएस विक्रमादित्य पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण, एडवांस कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन और एरोनॉटिक्स, साइबर, जीवन विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र की नई तकनीक और ताकत को इजाद करने के साथ ही डीआरडीओ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रबल हस्ताक्षर बन गया है। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में शुरू किए गए रक्षा विज्ञान संगठन डीआरडीओ का आज 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक बड़ा नेटवर्क है, जो रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में तत्परता के साथ लगा हुआ है। डीआरडीओ में फिलहाल 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, 25,000 से ज्यादा तकनीकी कर्मचारी हैं, जो कि रडार, मिसाइल और सैन्य प्रौद्योगिकी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बीते बरसों में युद्ध के तौर तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और गहरे समुद्र जैसे नए युद्ध क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरडीओ आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। अपने स्थापना के बाद से ही डीआरडीओ तरह तरह के डिफेंस रिलेटेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जल हो, थल हो या नभ हो, देश को जब जब भी जरूरत पड़ेगी, डीआरडीओ ने जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और देश को हर तरफ से सुरक्षित रखने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले बरस 5 यंग साइंटिस्ट प्रयोगशालाओं का गठन किया गया था। ये प्रयोगशालाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मटेरियल जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए डीआरडीओ की 40 प्रयोगशालाओं ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 50 तरह की तकनीक और 100 उत्पादों का विकास किया था। डीआरडीओ ने लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच जिस रिकॉर्ड समय में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पोशाकें, सैनिटाइजर, सैनिटाइज करने के उपकरण, इनमें लगने वाले कलपुर्जों का विकास करके इन्हें स्थानीय उद्योगों के जरिए देश और विदेश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया था। कोविड-19 की स्क्रीनिंग में तेजी लाने और कोविड परीक्षण को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की स्थापना डीआरडीओ की कोशिशों से ही संभव हुई थी। गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कमी न तब थी और न अब है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारी सेनाओं की शान है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर करीब 16,500 फीट की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने में सक्षम है, जो नए भारत की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है। डीआरडीओ ने हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और उत्पादन के जरिए दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, जिसका नतीजा है कि भारत अब रक्षा उपकरण निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है। बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है। आज हम 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और सर्विसेज दे रहे हैं।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का विचार इस देश से निकला है। ये विचार सिंधु के उस छोर पर 2000 साल पहले भी था और 2020 में सिंधु के इस पार गलवान में भी भारतीय सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। और राष्ट्र सेवा का यही विचार DRDO की नस नस में है। DRDO, द फोर्स बिहाइंड द इंडियन फोर्स।